देखिए आवाज़ नहीं करो, सुनो। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो हम सब लोगों ने लास्ट पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, या लास्ट जो साइंटिस्ट का नाम पढ़ा जिन्होंने एक्सप्लेन किया या जिन्होंने बताया पीरियोडिक टेबल के बारे में, वो लोथर मेयर थे, है ना। और लोथर मेयर के कर्व से यानी ग्राफ से एक ही सही बात निकल के आई, जिसको मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक लॉ में बताया। क्या? कि जो आपका एलिमेंट है वो हमेशा पीरियोडिक फंक्शन हुआ करता है किसका? एटॉमिक वेट का। ऐसा बात समझ में आया कर्व को देखने पर। फिर कर्व में ये देखा गया कि कुछ एलिमेंट का हमेशा पोजीशन ऊपर ही आ रहा है, कुछ एलिमेंट का पोजीशन हमेशा नीचे आ रहा है, कुछ का असेंडिंग में बढ़ते हुए वाले ग्राफ पर आ रहा है, कुछ का डिसेंडिंग वाले ग्राफ पर आ रहा है। और ऐसा नहीं कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के पोजीशन अलग अलग आ रहे हैं, अगर वो अलग अलग हैं तो अलग अलग आ रहे हैं, और अगर सेम टाइप के एलिमेंट है तो ऑलवेज उनका पोजीशन सेम आ रहा है। जैसे आपने लोथर मेयर के कर्व में क्या लिखा कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं तो वो हमेशा टॉप पर ही आ रहे हैं, कभी भी नीचे नहीं आ रहे हैं। अगर वो ट्रांजिशन मेटल के हैं या मेटलवाइड के हैं तो ऑलवेज बॉटम पर ही आ रहे हैं, कभी भी उसके अलावा कहीं और नहीं आ रहे हैं। यह बात हम लोगों को वहाँ से क्या दिया कि जो आपका एलिमेंट है उनका एक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी उनका एक तरीका है क्या करने का, प्रॉपर्टीज को शो करने का, रिपीटेशन है सम टाइम आफ्टर सम टाइम। वहीं से मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ बनाया गया है। जो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया है तो इन्होंने पहले एक लॉ दिया है कि इस लॉ को ऑलवेज फॉलो करना है, या इसी लॉ पर बेस्ड है हमारा टेबल। लॉ क्या कहता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट का, जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो सर पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन कहने का मतलब एक निश्चित तरीका से चेंज होता है एकदम फिक्स समय के बाद, ये नहीं कि अभी चेंज होगा फिर कभी नहीं चेंज होगा। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कि एक निश्चित तरीका होता है किसी भी चीज़ का बदलने का, निश्चित टाइम होता है, इतने समय के बाद और इतने जगह के बाद बदल जाता है। वो बात यहाँ पर भी है कि इतने एलिमेंट के बाद यह प्रॉपर्टीज बदल जाती है या रिपीट कर जाती है, और रिपीट कर जाएगी तो उसी ग्रुप में फिर से आ जाएगी। उसी को कहते हैं हम लोग पीरियोडिक फंक्शन। क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। कह रहा है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट का वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका? एटॉमिक वेट का। इस बात को बहुत गौर से ध्यान से याद रखना, ये आगे काम देगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हम इसको अभी तक एटॉमिक वेट पढ़े हैं लोथर मेयर में भी, इनमें भी, और जैसे ही हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर जाएंगे तो हम एटॉमिक वेट का साथ छोड़ देंगे, हम एटॉमिक नंबर पर आ जाएंगे। इसीलिए बात को ख्याल रखना है आपको कि कब ये बताया गया कि एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है और कब ये बताया जाएगा कि एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। इस बात को आपको गौर करके रखना, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट वेयर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ऐसा है तो एटॉमिक मास या वेट जहाँ रहेगा वो मेंडलीव में लगाना है, एटॉमिक नंबर रहेगा मोस्ले में, मॉडर्न में लगाएंगे, इसलिए उस बात को याद रखना है। अब इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अच्छाई क्या क्या है, क्या अच्छा बात क्या क्या बताया गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में? सबसे अच्छी बात क्या बताई गई कि ये बेस्ड है, ये आधारित है किसके ऊपर? एटॉमिक वेट के ऊपर। हमेशा एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया गया है एलिमेंट को। साथ में जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, मैंने कहा था कि ये पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट जो है ना 1869 के पास का डेवलपमेंट है ना। और आपने देखा था 1865 में जो है आपका लगभग 63 एलिमेंट खोजा जा चुका था। तो जितने भी 63 एलिमेंट खोजे जा चुके थे वो सारे के सारे नोबेल गैस डिस्कवर्ड नहीं है, वो सारे के सारे अरेंज कर दिए गए, सारे के सारे को क्लासीफाई कर दिया इनके टेबल के अंदर, एक भी एलिमेंट बाकी नहीं रहा। तो सब लोग यही चाह रहे थे कि भाई जो नियम आए, जो लॉ आए, वो जितना भी एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड है वो सारे के सारे क्लासीफाई हो जाए। जैसे कि आप देखिए न्यूलैंड में, जैसे आप देखिए कि उसके पीछे किसमें, डोब्रेनियर में, या आप देखिए लोथर मेयर में, जितने भी नॉन एलिमेंट थे सभी का क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया था, लेकिन इन्होंने जितना भी एलिमेंट थे सबको क्लासीफाई कर दिए, ठीक है। उसके बाद यह ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई किया है हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉल्यूम में, जिसे आप टेबल कहते हैं। टेबल कहने का मतलब क्या होता है? सर एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें इधर कुछ बॉक्स बनाया गया होगा और इधर कुछ बॉक्स, इसी को टेबल कहते हैं। तो टेबल के फॉर्म में पहली बार किसी ने सारे के सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिया था। वो कौन है आपके? तो वो है मेंडलीव आपके, ठीक है। तो पहली बार किसी साइंटिस्ट ने ऐसा काम किया। अब जो हॉरिजॉन्टल रो खींचा गया, यानी जो इस तरीके से ऐसे खींचे गए, इसको क्या कहा गया? पीरियड कहा गया। और इस तरीके से जो खींचा गया, बॉक्स बनाया गया, यानी वर्टिकल जो बनाया गया,
उसको क्या कहा गया, ग्रुप कहा गया। यानी हॉरिजॉन्टल वाले को हम पीरियड कहेंगे और वर्टिकल वाले को ग्रुप कहेंगे। पीरियोडिक टेबल के जो टेबल बना रहे उस टेबल के भीतर जितना भी ग्रुप बनाया गया, जैसे कि मैं कि ये ग्रुप बना, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, सभी ग्रुप को बांटा गया दो दो पार्ट में, दो दो छोटे छोटे ग्रुप में। छोटे छोटे ग्रुप को कहें सब ग्रुप, क्या कहेंगे, सब ग्रुप। बड़े वाले को ग्रुप कहे और छोटे वाले को सब ग्रुप। और सब ग्रुप में नाम दिया गया इस सब ग्रुप का ए बी, इसमें भी नाम दिया गया ए बी, इसमें भी ए और बी। यानी इसका अगर नाम 1 है तो 1A 1B, इसका नाम 2 है तो 2A 2B, इसका नाम 3 है तो 3A 3B। ऐसा प्रत्येक ग्रुप को छोटे छोटे सब ग्रुप में बांटा गया। यही बात बताया जा रहा है कि ईच ग्रुप अप टू 7 यानी 7वें ग्रुप तक डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप में, जिसमें ए सब ग्रुप में जो एलिमेंट रखा गया उसको हम नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसको कहते हैं, जो उस ग्रुप को दिखाने वाला है, दर्शाने वाला है, यानी उस ग्रुप में उसी टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, उसी को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को रखा गया ग्रुप सब ग्रुप ए में, और ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को रखा गया ग्रुप बी में। तो हर पीरियड हर रो में यानी हर जो ग्रुप बनाया गया उसमें दो दो ग्रुप बनाए गए, एक ए और एक बी। ए में हमेशा रखा गया उसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट, और बी में हमेशा रखा गया ट्रांजिशन एलिमेंट को। जो ग्रुप 1 था यानी 8वां ग्रुप था आपका, उसको डिवाइड किया गया 3 छोटे छोटे सब ग्रुप में। वो डिवाइड किया गया इनटू 3 रोज, 3 रो में उसको डिवाइड कर दिया गया, और जिसमें एलिमेंट कितने रखे गए हैं, 9 एलिमेंट रखे गए हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात थी इन्होंने जो भी पीरियोडिक टेबल बनाया है उसमें एक जैसे प्रॉपर्टी दिखाने वाले सारे के सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप में। जो इससे पहले इस गलती आपको दिख रही थी कि एक जैसे प्रॉपर्टी दिखाने वाले एक जगह पर नहीं प्रेजेंट हुआ करते थे, यहाँ पर सारे के सारे प्रेजेंट है एक जगह पर। ठीक, अब इनके पीरियोडिक टेबल को देखकर यही सब बातें पता करते हैं। ये जो इधर हमने लगाया वो आपका पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का। अब देखिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 8। हमने इसको क्या कहा है, ऐसे वाले लाइन को, हाँ मतलब ग्रुप कहा है, ग्रुप कहा है। वर्टिकल वाले को ग्रुप कहा है, तो ग्रुप कितने हैं, 8 है। और ऐसे वाले लाइन को हमने क्या कहा है, पीरियड कहा है। कितने पीरियड बनाए गए हैं, 6 है। ग्रुप पीरियड 7 आप लिखिए, पीरियड में 7, पूरे के पीरियड टेबल में 7 पीरियड। एक अभी 6 आपके अब दिख रहे हैं ना, 7 होंगे इसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ही लगाया गया, 7 होना चाहिए इसमें। ठीक है, 7 पीरियड होते हैं। 8 ग्रुप ऐसे वर्टिकल और 7 हॉरिजॉन्टल, यानी 7 को कहेंगे पीरियड और 8 को कहेंगे ग्रुप। किसमें, मेंडलीव के पीरियड टेबल में। अब इसका नाम दिया गया ग्रुप का 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर पीरियड का भी नाम दिया गया 1 2 3 4 5 6 7, बस नाम नंबर के हिसाब से दिया गया है। प्रत्येक ग्रुप को देखिए, प्रत्येक ग्रुप को ए बी ए बी ए बी ए बी में डिवाइड किया गया है, जो बताएगा 2 छोटे छोटे सब ग्रुप में। ट्रांजिशन एलिमेंट में 3 पीरियड हैं, ट्रांजिशन में 3 पीरियड हैं। एलिमेंट कितने हैं, 3 3 6 और 3 9 एलिमेंट है ट्रांजिशन पीरियड में, लास्ट वाले में, ट्रांजिशन सीरीज में यानी 8 वाले में, जो बात आपने लास्ट पॉइंट में लिखा था। 8 ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट, और 9 एलिमेंट को 3 रो यानी 3 पीरियड, रो को क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, 3 रो में रखा गया। तो 3 रो में रखा गया, 9 एलिमेंट आपके प्रेजेंट है। बाकी सब में 2-2 सब ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें जो ए सब ग्रुप में एलिमेंट होंगे वह उनके रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट हैं, और बी सब ग्रुप में जो होंगे वो हमेशा के हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट सब में, इसमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ए में और बी में ट्रांजिशन, ए में रिप्रेजेंटेटिव बी में ट्रांजिशन, ऐसा आपको दिखेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, बहुत नाम सुन ले, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलो बच्चा। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तुम लोगों को तो पता ही नहीं, क्योंकि तुम लोग तो पीरियोडिक टेबल टेंथ में पढ़वे नहीं किए, ये सब लोग पढ़ी है। आवर्त सारणी पढ़े ना टेंथ में, वहां पर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट बताया गया होगा। हाँ हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम हिंदी में बोले ओ, याद करने का कोशिश कर रहे हैं।
ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग ठीक है नहीं पता। संक्रमण तत्व कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट को। संक्रमण तत्व ऐसा कुछ पढ़े नहीं, सॉरी। आप देखिए हम समझा देते हैं आपको सामान्य भाषा में, हमेशा याद रखिए काम देगा यही ये वाला पहचान में। आप जब एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा जो एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन भरते थे वह लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इस बात को देखिए। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S या P में, S और P, आपने कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और अगर वह S और P में चला गया तो उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और अगर वो D में चला गया तो उसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। F में चला जाएगा तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यही हुआ करता है। आप एलिमेंट लिखे थे, उसका आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के क्रम में देखिए अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आप डाल रहे हैं सब सेल में, अगर वो S या P में है तो उसको कहना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, अगर वो D में है तो कहना ट्रांजिशन एलिमेंट, F में गया है तो कहना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे भी, अभी के लिए आप जान लीजिए। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जितने भी होंगे उन सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज S और P में जा रहा होगा, ये बात आप देख लीजिएगा। और ट्रांजिशन जितने भी होंगे उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जा रहे होंगे, ऐसा भी आप देख सकते हैं। एक आध को एग्जाम्पल कोई उठा लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा वाला कौन है V, देखिए V नंबर में है V क्या किसको कहते हैं, वेनेडियम को। वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22 में है, 23 है। 23 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d3, the last electron goes into 3। तो कैसा एलिमेंट, ट्रांजिशन। तो देखिए ये B वाले में है, B में ट्रांजिशन को रखते हैं। ऐसा आप देखेंगे B में ऑलवेज ट्रांजिशन रखा गया, यानी B में ऐसा ही एलिमेंट रखा गया जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, D में जा रहा है। और आप A वाले में हमेशा कोई भी उठा लीजिए, A वाला में वो या तो लास्ट S में जा रहा होगा या P में जा रहा होगा, ठीक है। यही बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें जो ये बातें लिखी ऑक्साइड और हाइड्राइड, ये बात आपके समझने लायक, इस बात को समझ, ठीक है। ये काम देगा आगे भी, समझने वाली चीजें, अच्छी चीजें। ऑक्साइड और हाइड्राइड क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसे कहते हैं ऑक्साइड, और कोई भी एलिमेंट जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसे कहते हैं हाइड्राइड। सिंपल बात है, मैंने कहा कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तब जो कंपाउंड बनाएगा उसे कहेंगे ऑक्साइड, कोई भी एलिमेंट जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तब जो कंपाउंड बनाएगा उसे कहेंगे हाइड्राइड। अब जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कभी सर ऑक्सीजन 1 है, कभी ऑक्सीजन 1 है, कभी 3 है, कभी 2 है, कभी 5 है, कभी हाइड्रोजन 2 है, कभी 4 है, कभी 3 है, कभी 2 है। तो ये बात को कैसे हम फिक्स करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसे नॉर्मल एग्जांपल देते हैं कि हमने कोई एलिमेंट ले लिया M, कोई भी एलिमेंट M, इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया H, तो हमें क्या पता कि सर MH फार्मूला होगा, कि हमें क्या पता कि MH2 फार्मूला होगा, हमें क्या पता कि MH4 फार्मूला होगा, नहीं पता हमें, है ना। ये पता नहीं पता, अगर पता होता तो हम छोड़ देते, आप लोगों को नहीं पता। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो सर कोई भी एलिमेंट लिया उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो उसका फार्मूला M2O होगा, MO होगा, MO2 होगा, MO3 होगा, MO5 होगा, क्या होगा मुझे ये भी नहीं पता सर। देखिए जब भी आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। इतनी बात पता है, हाँ इतनी बात पता है तो काम आसान। ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2 एंड हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। ये वैलेंसी क्या होता है, अब किसी से बहुत सारे लोगों को वैलेंसी भी नहीं पता। तो वैलेंसी क्या होता है,
सर कितना मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट या तो गेन कर सकता है या तो लूज कर सकता है स्टेबल बनने के लिए। स्थिर बनने के लिए कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर सकता है या तो लूज कर सकता है, या आगे अभी पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में तो शेयर भी करते हैं, कभी कभी शेयर भी करते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन को एक एलिमेंट या तो गेन या तो लूज या तो शेयर कर सकता है वही उसकी वैलेंसी होती है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, और ऑक्सीजन के जस्ट नियरेस्ट कौन सा नोबेल गैस है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, और नियॉन पूरा स्टेबल है। हमने स्टेबल किसको मान रखा है जिसका सारा का सारा सब सेल भरा हुआ हो, उसी को स्टेबल मान रखे हैं, और नियॉन का सारा सब सेल भरा हुआ है, नियॉन स्टेबल है। तो ऑक्सीजन को नियॉन के पास तक पहुंचने के लिए, स्टेबल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 2, यानी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर देता है कि हमको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, हम स्टेबल हो जाएंगे। तो इसकी वैलेंसी कितनी कहलाएगी 2। यही बात हाइड्रोजन के साथ खेल खेलते हैं। हाइड्रोजन के नियरेस्ट जो आपके एलिमेंट है नोबेल गैस वो कौन है हीलियम। अगर हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट को गेन कर, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो इसका भी 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो यह भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के चक्कर में लगा हुआ रहता है, यह भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के चक्कर में लगा हुआ होता है स्टेबल बनने के लिए। इसके पास एक और स्थिति है क्या कि सर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये हमको धोखा दे रहा है, भारी पड़ रहा है, स्टेबल होने नहीं दे रहा है, इस एक इलेक्ट्रॉन को भगा दो। ऐसा भी तो कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, तो कभी कभी ये है लूज भी करता है, लेकिन ये कंडीशन बताएंगे कब लूज करेगा कब गेन करेगा, लेकिन ये काम दोनों कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना। अगर लूज किया तब भी और गेन किया तब भी वैलेंसी 1, क्योंकि इसके एक ही इलेक्ट्रॉन की कहानी है, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2 और हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1। अब आते हैं एलिमेंट के पास। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और वह एलिमेंट, हम अभी नाम कुछ भी दे रहे हैं m, आप किसी का भी नाम दे सकते हैं, अगर m की वैलेंसी 1 है यानी m एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, m एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है, तो ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था 2। इससे रिएक्शन करने के बाद भी क्या ऑक्सीजन स्टेबल होगा नहीं होगा, ये तो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना था, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी। ऑक्सीजन कहता है कि भैया देखो हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तुम्हारे पास है 1, तो तुम्हारा जब हम 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तब तुम तो स्टेबल हो जाओगे, हम तो भी बीचे में झूलेंगे क्योंकि हम फिर से स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो तुम अपने ऐसे एक और भाई बंधु को कहीं से बुला के ले आओ जो 1 इलेक्ट्रॉन हमको और दे सकता है। इसने कहा कि बात तो सही है, तभी हम तुम्हारा भी लेंगे, अदरवाइज हम तुम्हारा लेकर भी क्या करेंगे और हम अनस्टेबल बनेंगे, हम नहीं लेंगे तुम्हारा। ये गया अपने आस पड़ोस में एक और अपने ऐसे भाई बंधु को ढूंढ लिया जो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला एक और भाई बंधु आ गया। अब यह भी 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल बन जाएगा, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन इससे 1 इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाएगा तो ये भी स्टेबल बन जाएगा, और ये तीनों आपस में मिल जाएंगे, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेन देन कर लेंगे और कंपाउंड बन जाएगा M2O, बन जाएगा M2O। तो देखिए पहला वाला में R2O लिखा हुआ है, लिखा R2O, इसका मतलब इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट हैं उसकी वैलेंसी कितनी है 1, तभी तो एक वैलेंसी वाले 2 जुड़े होंगे ऑक्सीजन से, तो फार्मूला में R2O या M2O लिख रहे हैं ना, इसीलिए यहां पर लिखा। लेकिन यही बात अगर हम हाइड्रोजन के साथ करें तो हाइड्रोजन को 1 चाहिए और यह एलिमेंट 1 देने के लिए रेडी है, यानी एक ही गो से काम चल जाएगा। ये दोनों मिलकर जो कंपाउंड बनाएंगे उसका फार्मूला कैसा दिखेगा MH, या यहाँ पर R से दिखाया गया तो RH। इसीलिए देखिए पहले ग्रुप में आपका ऑक्साइड का फार्मूला R2O लिखा और हाइड्राइड का फार्मूला RH लिखा। यही बात आते हैं दूसरे ग्रुप में। अब दूसरे ग्रुप की एलिमेंट की वैलेंसी है 2, ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अब इस बार क्या होगा, जो एलिमेंट आएगा दूसरे ग्रुप का वो एक ही एलिमेंट इसको स्टेबल कर देगा, तो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी एक ही गो से मिलके क्या हो जाएगा इसका काम हो जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा MO, या यहाँ R लिखा तो RO। तो देखिए दूसरे वाले में ऑक्साइड का फार्मूला लिखा RO। लेकिन अगर हम आए हाइड्रोजन के पास तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, अब जो एलिमेंट देने वाला है 2, वो अब हाइड्रोजन के साथ यही कहानी कहेगा जो ऑक्सीजन उसको कहा था। क्या कहेगा, भैया हम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होंगे,
तुमको चाहिए एक ही इलेक्ट्रॉन, हम एक इलेक्ट्रॉन तुमको देकर भी तो हम अनस्टेबल ही रहेंगे, तो तुम जाओ एक और लेने वाले को, तुम्हारे जैसे लेने वाले हाइड्रोजन को बुला ले आओ, हम दोनों को एक एक दे देंगे, हमारी भी स्टेबिलिटी हो जाएगी, तुम दोनों भी एक एक लेके स्टेबल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इस बार 2 हाइड्रोजन आया तो MH2 या RH2, देखिए हाइड्रोजन का फॉर्मूला RH2। हमारी बात समझ पा रहे हैं जो हम बता रहे हैं, फॉर्मूला कैसे बना है? हाँ, इस बात को समझना जरूरी है, ये हाइड्राइड ऑक्साइड आपको आगे तक काम देगा, ऐसे ही बनते हैं हाइड्राइड ऑक्साइड। ठीक है, वैलेंसी आपको पता, हाइड्राइड ऑक्साइड आसानी से बना सकते हैं। अब तीसरे वाले में आए, जो तीसरे वाले एलिमेंट है उनकी वैलेंसी कितनी है? 3। अब एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। अब इन दोनों को लेन देन करना है, दूसरे किसी को बुलाना तो है नहीं। ये कहते हैं कि हमको 3 लूज करना है तब हम स्टेबल होंगे, कहेंगे भाई हम तो दुएगो में काम मेरा हो जाता है, तीसरा लेकर क्या करेंगे? तो कहा कि नहीं, तब तो ऐसे काम नहीं चलने वाला, तुम अपनी संख्या इतनी बढ़ाओ कि हम दोनों जितना हम डोनेट करना चाहते हैं उतना डोनेट कर पाए और जितना तुम रिसीव करना चाहते हो उतना तुम रिसीव कर लो, तो दोनों आदमी स्टेबल होंगे, तभी हम तुम्हारे साथ जुड़कर कंपाउंड बनाएंगे, नहीं तो कंपाउंड नहीं बनाएंगे। तो कहा कैसे हो जाएगा? तो ऑक्सीजन अपने जैसे दुगो को लेकर आया तो 2 और 2 मिलकर 4 हुआ, अब ये देने वाला 3, एगो घट गया, इसको काय तो और टेंशन हो गया, काय तो एगो घट गया, अब तुम एगो कहां से दोगे? तब तो हम भी नहीं लेंगे तुमको, हम एगो लेकर एक स्टेबल हो जाएगा, एक अनस्टेबल रहेगा। समझ रहे हैं? दोस्त को बुलाकर लाए कि हम तुमको अपने बराबरी में बैठाएंगे, दोस्त को थोड़ा नीचे बैठाएंगे, पीछे से चाकू घोप देगा, कहेगा गद्दारी दोस्त के साथ, कहेगा दोस्त का गद्दारी हम छोड़कर जा रहे हैं, जाओ तुम लेते रहो, है ना? तो ये कहा कि गड़बड़ हो गया, चलो एगो को और बुला के लाओ, एगो को और बुला के लाया तो 2 4 6 हो गया, कहा तुम अपने एगो और को बुला कर लाओ, 3 और 3 6 बराबर हो गए, सब आपस में मिल गए, फॉर्मूला बन गया M2O3। देखो थर्ड वाले में R2O3। अगर तुमको ऐसा पता ना चले तो ये हम जो कहानी बताए तो हम समझाने के लिए, याद रखने के लिए कहानी बताते हैं। इसकी जो वैलेंसी है और इसकी जो वैलेंसी है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर M के सामने आ जाएगा 2 और O के सामने आ जाएगा 3, यानी 2 M चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए और 3 ऑक्सीजन चाहिए, कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसे तुम जान सकते हो। अभी मैंने एलिमेंट के वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक एक ला करके बताया आप, ताकि समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब यही बात अगर हाइड्राइड के साथ किया जाए, हाइड्रोजन के साथ, तो सर मेटल जो इस बार देने वाला है वो 3 देने वाला है और हाइड्रोजन लेने वाला 1 है ना? ऐसा 3 को हाइड्रोजन चाहिए, काम हो जाएगा इसका, ये तीनों मिलकर बन जाएगा MH3 या RH3। इसी प्रकार से अब देखिए फोर्थ वाले में इसकी वैलेंसी कितनी है? 4, ऑक्सीजन कितना लेता है? 2, ऐसा 2 ऑक्सीजन आ जाएगा तो इसका काम हो जाएगा। तो देखिए फार्मूला बन गया RO2। इसके बाद अगर हाइड्राइड की बात करें तो 4 हाइड्रोजन को आना पड़ेगा, 1 1 1 1, तो देखिए RH4 बना, कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो यहाँ पर जो एलिमेंट बैठा हुआ है वो सब एलिमेंट जो है ना 3 ही लूज करने वाला है, या 3 ही के साथ काम, 3 ही इलेक्ट्रॉन का काम करने वाला है। ऐसा क्यों? अब यह समझिए, देखिए यहाँ तक तो ठीक था, 1 2 3 4, और 5वां में तो 5 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए 5, लेकिन क्या दिक्कत है, ये जो एलिमेंट सब है ना, ये एलिमेंट अपना ढूंढता है क्या? अब देखिए हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का टेबल नंबर 7, नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p कितना 3 है ना, 3 2 5 2 7। अगर आप देखा जाए तो नाइट्रोजन का नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है? नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर है 10। यानी नाइट्रोजन चाहता है कि भैया हम नियोन के जैसा बने, क्योंकि नियोन इज माय नियरेस्ट एटॉमिक नोबेल गैस। अगर हम पीछे जाएंगे हीलियम की ओर तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तब हम 1s2 हीलियम बनेंगे, लेकिन हम 3 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेंगे तो हम नियोन बन जाएंगे। आप सब लोग जानते ही हैं, जैसे आप सब लोग आलसी, ऐसे ये भी आलसी। क्यों? आप सब लोग चाहते हैं कि आसानी से काम हो जाए, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में कौन पड़ेगा, चलो 3 के चक्कर में पड़ जाते हैं, 3 का लेन देन करना पड़ेगा ना, 3 में मैनेज कर लेंगे, 5 बहुत हो जाता है ना। इन्होंने क्या किया, अपना पहला प्रायोरिटी दिया 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेने का, कि 3 इलेक्ट्रॉन को दे दो हम स्टेबल हो जाएंगे, जिससे भी लाकर देना दे दो। लेकिन अगर इसके सामने कोई ऐसा एलिमेंट खड़ा हो जाए जो कहे कि देखो हम तुम्हारे साथ बॉन्ड तो बनाएंगे लेकिन हम तुमको इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं,
हाँ, तुम समझता है कि मैं अपने आप को, है ना, हम अपने, समझ रहा है बात। अब काम कैसे होगा सर? तो कहा इस समय तो बेचारे को लूजे करना पड़ेगा, है ना, जान तो बचाना है किसी भी तरीके से, है ना, जान बचाना है ना। तो अब इस समय पर ये लूज करेगा, जब लूज करेगा तो किसका लूज करेगा? तभी कहेगा क्या, देखो तुम्हारी बात हम मान लेते हैं, तुम ज्यादा हमसे बलवान हो, तो हम लेकिन लूज करेंगे तब 5 लूज करेंगे, क्या कि हमारा लूज भी करे और हमारा कामो नहीं हो, है ना, मार भी खाए प्रॉफिट भी ना हो, तो कैसे काहे मार खाएंगे? मार तब खाएंगे जब प्रॉफिट होगा। हम 5 गो लूज करेंगे भाई। कहा ठीक है, मान गए तुम्हारा बात 5 गो। जब इसके लूज करने की बारी आएगी तो यह 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब गेन करने की बारी आएगी तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यह किसके सामने गेन करता होगा? जो इससे कमजोर होगा। लाओ हमको 3 गो तुम, है ना। और जो इससे कोई स्ट्रॉन्ग खड़ा हो जाता है सामने, बलवान वाला, तो इस समय क्या कर, तुम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात यही है, यही पर जब नाइट्रोजन के सामने ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा तेज है। जितना तेज में ई लेगा उससे पहले ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, या ऑक्सीजन जहाँ खड़ा हो जाता है वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता है। ऑक्सीजन कहता है हम पहले, सबसे पहले हम, बाद में कोई दूसरा। ऑक्सीजन को पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ही एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेने में डर लगता है, वो है कौन? क्लोरीन के अलावा उसके पूरे पीरियोडिक टेबल में कोनो एलिमेंट को खड़ा कर दो, कोई उससे इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। नहीं, फ्लोरीन को कोई नहीं, फ्लोरीन उससे भी ऊपर। अब कोई सब अभी हम ये 5 को लूज करने की बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहे हैं वो कंपाउंड बन रहे हैं कोवेलेंट, यहाँ शेयरिंग की बात चल रही है, यहाँ लूज की बात नहीं चल रही। लेकिन स्टेबल होने के लिए आपको हम समझने के लिए फार्मूला बता रहे हैं कि लूज और गेन। सब आयनिक कंपाउंड थोड़ी बनाता है ना, कोवेलेंट बनाएंगे तो कोवेलेंट में शेयरिंग करेगा 5 इलेक्ट्रॉन का। तो अगर ये बनाएगा ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड तो क्या इसका फार्मूला आएगा? तो सर नाइट्रोजन 5 देगा, ऑक्सीजन 5 तो लेता नहीं है, एक ऑक्सीजन 2 लेता है। तो मैंने कहा है कि इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी N2O5 ऐसा बनेगा। तो देखिए इस वाले में आपको R2O5 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन कमजोर है बेचारा, उससे तो हाइड्रोजन से गेन कर लेगा। कितना गेन करना है इसको? 3। तो 3 को हाइड्रोजन को सामने खड़ा कर लेगा और कहेगा हम तुमको एलिमेंट लेंगे, इससे ले लेगा। जो कंपाउंड बनेगा RH3 बनेगा, बन गया। यही सेम कहानी आ गई कहाँ पर? अब इस अगले वाले में। अगले वाले में जो है जो भी कंपाउंड होगा वो ऑक्सीजन के सामने खड़ा होकर कहेगा हम 6 लूज करेंगे सर, हम 6 से कम लूज नहीं करते हैं। तो 6 जब लूज करेगा तो ये 6 और ऑक्सीजन 2 2 2 यानी 3 ऑक्सीजन चाहिए। फार्मूला इज RO3। हाइड्रोजन के सामने कहेगा हम लूज नहीं करते, तुम कमजोर हो, तुमसे हम लेंगे। ये कितना आप लेने की कोशिश करेगा? ओनली 2, क्योंकि ये 2 ही लेने पर नियोन के पास पहुंच जाएगा। तो हाइड्रोजन के साथ फार्मूला बनाएगा RH2। और आप एक बहुत ही फेमस कंपाउंड बनाया करते हैं इससे, उसका नाम है, बनाते हैं ना, H2O। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 2 हाइड्रोजन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, स्टेबल हो जाएगा। और इसी को आप कहते हैं कि जल ही जीवन नहीं है, यही जीवन है। ये नहीं मिलेगा खत्म कहानी है, ठीक है। ऑक्सीजन झूठे कहता है लोग। तो लास्ट वाले का फॉर्मूला क्या बन गया आपका? RO3 या RH2। इसी तरीके से लास्ट वाले में क्या बनेगा? R2O7 और RH। अब एक ही इलेक्ट्रॉन के लेन देन लग गई। तो जरा गौर किया जाए, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां तक आप कह सकते हैं हाइड्रोजन ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ये सब लूज करने वाले थे तो गेन किया। और यहां पर, यहां पर, यहां पर हाइड्रोजन ने क्या किया है? लूज किया है। यहां, यहां, यहां। तो हाइड्रोजन कभी गेन कर सकता है, कभी लूज कर सकता है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया आप। लेकिन वो गेन करेगा तब भी और लूज करेगा तब भी एक ही इलेक्ट्रॉन की कहानी है, इसलिए उसकी वैलेंसी एक ही है। अगर लूज ज्यादा करता, गेन कम करता तो वैलेंसी बदलती अलग अलग कंपाउंड में।
लेकिन लूज किया तब भी और गेन किया तब भी, दोनों में कितनी कहानी थी? एक। इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी एक। ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाकर सारे के सारे एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया। सारे एलिमेंट का ऑक्साइड बनवाया गया, सारे एलिमेंट का हाइड्राइड बनवाया गया और तब इसको क्लासिफाई किया गया। इसीलिए उस समय के सारे नॉन एलिमेंट के क्लासिफिकेशन आसानी से हो गए। ठीक है, यह दिमाग किसी ने नहीं लगाया था, यह दिमाग किसी ने नहीं लगाया था। इस ग्रुप में जिस ट्रांजिशन एलिमेंट को भी रखा गया है वह सभी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हैं। इसमें जिसको लगाया गया है वो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें जिसको लगाया गया है वो 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें जिसको लगाया गया 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे ऐसा है ना ऊपर लिखा हुआ, ये नहीं कि सर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट तो वो काम करेगा लेकिन ट्रांजिशन नहीं करेगा, नहीं, ट्रांजिशन भी वही काम करेगा। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का। मेंडलीव ने पहली बार दुनिया को इतना अच्छे तरीके से इन चीजों को बनाकर बताया। इसीलिए मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखिए 1869 के आसपास हम बोले हैं लगभग बना है और लगभग 1916-17 तक, मतलब 60 साल तक लगभग ये पीरियोडिक टेबल मस्त चलते रहा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मोस्टली जो आए हैं एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता, लेकिन 1914-15 के आसपास में आए होंगे, मतलब 60 साल तक की राज किया है ना। जैसे आप लोग कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया, 60 साल तक किया है ना। इसको आपको समझना है। अब इसके अलावा यहाँ पर डिमेरिट आ गया है ना, कितना बढ़िया काम कर लो है ना, हाँ, लोग कुछ ना कुछ कमी ढूंढेंगे। यहाँ पर भी जो अगल बगल वाले साइंटिस्ट सब बैठे थे उनको रास नहीं आया ये बात, है ना। कहा कि गधा अपना काम कर लिया, अपना नाम कर लिया और हमारा जो है बैठे रह गए। हम भी तो काम कर रहे थे, हमारा भी तो कुछ नाम होना चाहिए, नहीं बना पाए, चलो गलती है ढूंढते हैं। तो ये गलती ढूंढना इसमें शुरू कर दिया, 3-4 गलती ढूंढ के रख दिया, जो इनके पीरियोडिक टेबल में कमी आ गया। ठीक है, मुख्य रूप से अगर आप कमी को देखेंगे तो जरा देखा जाए कि इन्होंने कहा था सर एक ग्रुप में ऐसे एलिमेंट को रखना है जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, ऐसा कहा था। तो जरा देखा जाए क्या लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम के जैसा ही कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का प्रॉपर्टी है क्या? नहीं। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल, जबकि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कंफ्यूजन आ गया? इन्होंने उन दोनों को सेम ग्रुप में रखा है, जबकि हाईली रिएक्टिव का अलग ग्रुप होना चाहिए, लेस रिएक्टिव का अलग ग्रुप होना चाहिए। एक ग्रुप में रख दिया ना, ये देखो यहाँ पर गलती हो गया। ठीक, दूसरा बात, ऐसा सब ग्रुप में दिखेगा आपको। आ जाओ तुम, निकेल, निकेल कहाँ रखा गया है? निकेल है ना। अच्छा, दूसरा गलती, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है। तो हाइड्रोजन को अभी लूज करने वाले में रखा गया, क्योंकि ये सब एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। हाइड्रोजन को तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले, फ्लोरीन के साथ भी तो हम रख सकते थे, क्योंकि फ्लोरीन वाले ग्रुप क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। यानी हाइड्रोजन का सही पोजीशन नहीं दिया गया कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए कि लास्ट में रखा जाए, 7th ग्रुप में रखा जाए, यह बात डिसाइड नहीं हो पाया। ठीक है, और एक दो जगह पर जो है ना, इन्होंने अपने रूल को फॉलो नहीं किया। कौन सा रूल? बढ़ते हुए एटॉमिक मास को ये फॉलो नहीं किया है, वही ढूंढ रहे थे कहां पर है। सेवन नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दो जगह इन्होंने क्या किया है ना,
एलिमेंट को आगे पीछे कर दिया है, ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले, ज़्यादा एटॉमिक मास वाले को पहले रख दिया है और कम वाले को बाद में रखा है, जबकि रखना चाहिए था कौन सा स्टेबल एलिमेंट? डिस्कवर्ड ही नहीं है नोबेल गैस, इनके टाइम पर भी डिस्कवर्ड ही नहीं है नोबेल गैस, तो कहां से रखेंगे? अब ये डिस्कवर्ड होंगे और डिस्कवर्ड होने के बाद एक और ग्रुप इसमें जोड़ा जाएगा, वो अलग से ग्रुप रखा जाएगा, एक इसमें ऐड कराया जाएगा, जिसको 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 जीरो ग्रुप से रखा जाएगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, हाँ देखिए, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, वेनेडियम और क्रोमियम, वेनेडियम और क्रोमियम, इसमें तो कुछ कमी है। यहाँ पर देखिए सिलिकॉन बाद में रखा गया, एल्यूमिनियम पहले रखा गया। एल्यूमिनियम का मास कितना है? 29.98, तो सिलिकॉन का मास कितना है? 28.09। ये दो जगह पे ऐसा गड़बड़ है, जहाँ पर एटॉमिक मास इन्होंने ज़्यादा वाले को पहले रख दिया है, कम वाले को बाद में रखा, जबकि इनको आर्सेनिक और सेलेनियम, ये इससे ज़्यादा बढ़िया ये वाला है। ये तो ठीक ही है, 92, 95, 99 बढ़ते हुए क्रम में। ये अच्छा, हाँ, टेलेरियम और आयोडीन, ऐसा इन ये जो जगह है यहाँ पर आपको देखना है, ये इनसे गलती हो गई है। गलती नहीं हो गई है, इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड के अकॉर्डिंग रखा है। उसमें क्या हो गया कि कम एटॉमिक मास वाले पहले बाद में आ गए और ज़्यादा एटॉमिक मास वाले पहले आ गए। ये इनसे 3 गड़बड़ी हुई। चौथा गड़बड़ी जो इनसे हुई वह कहानी है आइसोटोप। आइसोटोप जानते हैं? ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। इसका मतलब अगर हम माने हाइड्रोजन का कोई आइसोटोप है, तो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है हाइड्रोजन, एक है ड्यूटेरियम, एक है ट्राइटियम, एटॉमिक नंबर 1, 1, 1, एटॉमिक मास 1, 2 और 3। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का जहां पोजीशन है उनसे आगे इनका होगा। या जैसे देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक आइसोटोप का मास है 15.99 मतलब 16, और दूसरे आइसोटोप का मास है 18। इसके दूसरे बॉक्स में रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई प्लेस छोड़ा गया है? नहीं छोड़ा गया है। तो आइसोटोप का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाए, यही इनमें कमी रह गई। ठीक है, बाकी कुछ मेरिट भी है, कुछ अच्छी बातें भी है ना। तो मेरिट और डिमेरिट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में नोट करेंगे। आप लोग पीरियोडिक टेबल बना लेंगे, ये वाला मेंडलीव वाला बना ले। आप मास नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ ये बना के और नाम लिख लेंगे सबका। हाँ, इसको लिखना है, मास लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।